नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के इस विशेष अंक अनुभव में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। आप जैसा जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कोशिश रही है दूरदर्शन उत्तराखंड की कि हम समय समय पर इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों से आपका परिचय करें जो भीड़ में एक अपनी अलग विशिष्ट पहचान रखते हैं। और आज उच्च शिक्षाविद प्रोफेसर एसपी काला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एसपी काला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में। मैंने जो आपका जीवन पढ़ा वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, तो मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में आपने उस पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, किस तरह के संघर्ष से आपने सफलता हासिल की, उसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपना अनुभव साझा कीजिएगा। प्रारंभिक जीवन जो शुरू हुआ जी, वो एक छोटे से गांव, एक गुमखाल एक जगह है, उसके नज़दीक सेलगांव नाम से गांव है। जी, तो वहाँ से बचपन शुरू हुआ, लेकिन गांव में कम रहा। जब तीसरी कक्षा में था जी, तब से मुझे हॉस्टल में डाल दिया था, ओ, क्योंकि परिवार में मैं एक ही बच्चा था। तो परिवार वालों को ये था कि यार ये कहीं संगत कैसी होगी इसकी, बिगड़ क्या ना जाए। बिगड़ ना जाए। जी जी, तो मैं, आप समझ लिए कि कक्षा 3 से लेकर और एमकॉम तक डीएवी कॉलेज से किया मैंने। जी जी, वहाँ तक मैं हॉस्टल में ही रहा। ओ, जी, तो 3, 4, 5 तो वहीं प्राइमरी स्कूल था, पाली, वहाँ से हुआ। 6, 7, 8 कीर्तिकाल जूनियर हाई स्कूल कीर्तिकाल हुआ, जो भैरवगढ़ी के पास है, जी बिल्कुल, वहाँ पे हॉस्टल में रहे। जी उसके बाद 9, 10th और 11, 12th जी, जीआईसी लैंसडाउन जो जयरिखाल में उस समय वहाँ भी हॉस्टल में थे। स्थापित, वहाँ भी हॉस्टल में रहे। जी जी जी, उसके बाद ये था कि भाई कुछ क्या करें ऐसा जिससे, क्योंकि रोजगार की बड़ी समस्या थी उस समय भी। जी जी, कोई निर्देशन तो मिलता नहीं था हमको, न कोई एक्सपीरियंस लोग हमको माँ बताते जी क्या। पिताजी भी शायद हम वो फौज में थे, फौज जो में थे। बाद में बीएसएफ में आ गए। जी। तो परिवार में 2 चाचा और पिताजी, वो तीनों जो है जी। वो आर्मी में था, आर्मी बैकग्राउंड था। तो जी जी, कभी कभी छुट्टी आया करती थी, तो हम लोग ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। जी जी, तो ये था कि क्या करना है, कि दोस्तों के साथ ही हमको बहुत ज़बरदस्त मतलब ये गाइडेंस मिली। जी तो ये लगा कि भाई एक क्वालिफिकेशन है बीकॉम, जी जी, जिससे जॉब तुरंत मिल जाता है, अकाउंटेंट बन जाते हैं। जी, तो फिर मैं डीएवी कॉलेज मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेके हम पछताए कि हमने गलत काम कर दिया, जी, क्योंकि डीएवी कॉलेज में बीकॉम में सारे पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड के बच्चे थे। ओ, और हमारी जो सबसे बड़ी क्रूरता हमारे साथ ये थी, अंग्रेजी हमारी बहुत कमज़ोर थी। बिल्कुल, हिंदी मीडियम के छात्र। हिंदी मीडियम के छात्र रहे, जी जी, और ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स था। बिल्कुल, तो ऐसा होती कि जहाँ चाह वहाँ रहा। जी तो जब मैं यहाँ प्राइवेट अकोमोडेशन में किराए पर रहता था, जी जी, तो एक हमारे सीनियर जो एमकॉम में थे, वो हमारा पता पूछते पूछते आ गए कि भाई सुना है कि सेलगांव का कोई लड़का यहाँ आया हुआ है, और वो कफल्डी के थे, हमारे अड़ोस पड़ोस में ही गांव है वो। जी जी, तो उन्होंने सबसे आते ही पूछता कि हाउ आर यू। जी, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उनको जोर से डांटा कि ब्लडी आई एम आस्किंग इन इंग्लिश एंड यू आर रिप्लाइंग इन हिंदी। मैंने कहा सर साफ बात यह है कि अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर है। उन्होंने कहा अच्छा। तो हम 4-5 दोस्त बैठे हुए थे वहाँ। जी, तो उन्होंने कहा सब इधर आओ। उन्होंने हमारे हाथ में जल था, वहाँ पानी दिया, और उसमें बोले चावल है, चावल डाले। कहते तुम सब लोग 5 दोस्त बैठे हुए थे, तुम सब कसम खाओ कि आज से हम अंग्रेजी और अंग्रेजी के सिवाय किसी अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे। तो हम सारों के सारे जैसे सन्नाटा छा गया। जी जी, हमने कहा सर एक बात है, अगर अंग्रेजी के सिवाय कुछ में नहीं बोलेंगे तो हम तो मर जाएंगे, कैसे हमारा गुजारा हम चलेगा। तो हिंदी के परिवेश में हैं। तो कहता क्या चाहते हो। मैंने कहा ऐसा कर दीजिए कि डीएवी कॉलेज कैंपस में हम अंग्रेजी में ही बोलेंगे, आप बात करेंगे, उससे 12 में छूटोगे। बाहर छूट होगी, बिल्कुल। और उनका ये ठीक जी, है, तो अब छिड़को अपने ऊपर ही जल, अब माँ की कसम खिला दी। अब दूसरे दिन सुबह जब डीएवी कॉलेज में गए, तो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक था, स्मार्ट था, है ना, तो दोस्त काफ़ी बन गए थे। तो उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा कि यार आज सक्सेना साहब की क्लास कितने बजे है। जी जी, मैंने उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेजी बोल नहीं थी। अंग्रेजी बोलनी थी। तो मैं अपने उस दोस्त को हाथ पकड़ के बाहर लाया गेट के बाहर, तब और तब मैंने बोला कि सक्सेना साहब की क्लास 2:30 बजे है। तो उन्होंने कहा तू अंदर यही तो बोल सकता था। तो मैंने बताया उनको ये किस्सा। अच्छा, देहरादून के बाद जो दिल्ली का सफर रहा आपका, फिर आपने लॉ किया, हाँ। वो कैसा रहा, उसके बारे में वो कुछ ऐसा रहा बताइए। कि बीकॉम के बाद फिर हमारी इच्छा थी कि जितना ज़्यादा पढ़ाई की जाए उतना अच्छा रहेगा। ये जी। गलत फहमी थी। जी लेकिन
यहाँ हमें कुछ ऐसे दोस्त मिले जी जिनसे हमको बहुत प्रेरणा मिली। तो एमकॉम में था मैं, तो मेरे एक दोस्त हैं खुशीराम अग्रवाल, जॉन सार बाबर के। जी वो बीए करने के बाद दिल्ली चले गए। उनका मुझे दिल्ली का कुछ पता दे दे ताकि कोई मेरे एक्सपोर्टेशन, तो हमारे मामा जी दिल्ली में थे उस समय, जी तो उनका एड्रेस दिया मैंने कि वो तेरी मदद कर देंगे। उन्होंने उसको कमरा किराए पे दिलाया। तो खुशराम ने मुझे समझाया कि बीकॉम बहुत है, कुछ मत कर, चल बनने का ना, मैं एमकॉम करूँगा। जी जी अब जब एमकॉम प्रीवियस में थे हम, तो खुशीराम जी बड़े अच्छे कपड़े पहन के सूट बूट टाई में मेरे को मिलने आए। उनका देख जी क्या हूँ मैंने कहा दिल्ली में क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने असिस्टेंट ग्रेड क्वालिफाई कर दिया, क्लास 2 ऑफिसर बन गया हूँ मैं, और इतनी तनख्वाह मिलती है, उस समय 550 रुपये मिलते थे शायद। जी और ये तो अभी भी मैं तेरे को कहता हूँ एमकॉम फाइनल छोड़ दे और चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ असिस्टेंट कैसे बनते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो एमकॉम फाइनल किया। जी जी अब एमकॉम जब पास हो गए हम, तो ये हुआ कि कहाँ थे, तो यहाँ मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ था यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में जी बतौर अकाउंटेंट। अच्छा, वो जो हमारी वो थी एक यात्रा थी कि अकाउंटेंट तक पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचना है। जी जी तो उन्होंने जब समझाया मुझे कि ये बहुत लंबी दूरी तय करनी है, जी अभी भी दिल्ली आ जा, तो दिल्ली मैं चला गया। तो दिल्ली में क्या थे, हम 5-6 दोस्त मिल गए उनके थ्रू, मतलब हमारा जान पहचाना 6 दोस्तों से। जी हम 6 दोस्तों ने अलग से एक कमरा किराए पे लिया वहाँ, और सुबह से शाम तक जो है वहाँ पढ़ते थे, घर से अलग, खाली खाना खाने घर जाते थे। क्या पढ़ा ये सिविल सर्विस के लिए? सिविल या सर्विस के लिए, सिविल सर्विस सब वही सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। जी जी और एमकॉम में यहाँ मेरी अच्छी वो गुड सेकंड डिवीजन आ गई थी, जी। गुड जो कि 59 के आसपास शायद परसेंटेज कुछ जी, ऐसा जी। था। तो अंग्रेजी मेरी अच्छी हो गई थी। उस वो जो प्रोसेस- गुरु मंत्र देने उस का तैयारी में आप जी, वहाँ जो है ना देहरादून में, उनके डर से हमने फिर अंग्रेजी में आपस में ग्रुप बनाया, एक दूसरे कम हियर, गो दियर, हाउ आर यू, व्हाट इज वेदर, छोटी छोटी उन्होंने सच कहा है कि अब छोटे उसके लिए आप दिल्ली में मिला। हाँ ना, जो हरेंद्र सिंह जी ने हमको गुरु मंत्र दिया था, जी छोटे छोटे सेंटेंस से तुम्हारी अंग्रेजी बहुत बढ़िया हो जाएगी, लंबे लंबे सेंटेंस मत बोलो। जी जी तो जैसे ना कि आपस में ओपन द डोर, क्लोज द डोर, हाउ इज द वेदर, जी जी टुडे इज सनशाइन, लेट अस गो टू मसूरी, इस टाइप के। तो एमकॉम तक ही अंग्रेजी इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे कॉलेज ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। फिर आपने लॉ भी किया शायद? हाँ, हाँ जी। फिर जब दिल्ली आ गए तो हम लोगों ने कहा यार हम दिन भर यहाँ पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा क्या हो कि कुछ ना, उन्होंने कहा यार कहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेते हैं। मतलब ये सिविल सर्विस के साथ साथ चलता रहा? हाँ, वो पढ़ाई चलती रही, पढ़ाई चलती आपस रही। में, जी। कहीं कोचिंग नहीं ली, अच्छा, आपस में ही? आपस में सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी, और किताबें जम के ली भी थी, खूब चट्टा लगा हुआ था किताबों जी का। जी 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 तो सब ने डिसाइड किया कि यार जहाँ जहाँ नौकरी मिल सकती है वो ढूंढो, और अब पेरेंट्स पे डिपेंडेंट मत रहो। जी जी तो उस समय जामिया मिलिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि वहाँ जाके अपना नाम लिखवा दो। जी तो वहाँ मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवा दिया। अब देखो, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है, जब भाग्य साथ देता है, नाम दर्ज कराने के ही 1 हफ्ते के अंदर मुझे एक चिट्ठी आ गई कि आपको एक टेम्परेरी वैकेंसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी लॉ अफेयर्स जी जी में इंटरव्यू के लिए जाना है। तो बड़े खुश हुए। जी तो इंटरव्यू में जब गए वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझसे वही सवाल पूछे जो आप तैयार कर जो मैं तैयार कर रहा था सिविल सर्विस के लिए। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो डायरेक्टर थे बेचारे, अब तो स्वर्गीय हैं वो वेस्ट बंगाल कैडर के थे, आईएएस डॉक्टर एन के सेन गुप्ता, बाद में वो चीफ सेक्रेटरी बने वेस्ट बंगाल के। तो उन्होंने कहा कि इसको तुरंत ले लो आप, उसका 2 ही सेलेक्ट करने थे उन्होंने, जी जी और करीब 50-60 लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, एक आपका हो गया उसमें। तो एक मेरा हो गया उसमें। और सिविल सेवा का पास की थी हाँ, आपने? मैं बता रहा हाँ, हूँ। जी जी उसके बाद जब कंपनी लॉ वहाँ जेटी है, उसको बोलते थे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जी जी तो 450 रुपये पर मंथ मिलने लगे। जी और मेरे दोस्त खुशराम जी बहुत खुश हुए कि तू अब बस कमाने लग गए। कमाने लगे यार, तूने रास्ता पकड़ लिया। जी तो अब उसके बाद क्या हुआ कि तैयारी चलती रही, और हमने कहा यार पहले एज ए टेस्ट केस क्लास 2 में घुसते हैं। जी जी तो हमारे यहाँ एक पोस्ट होती है जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं जैसे वैसे ही, उसको बोलते हैं हमारे डिपार्टमेंट कंपनी लॉ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। उसके लिए मैंने ग्रुप 2 का पद है? हाँ, ग्रुप 2। जी तो यूपीएससी से मैंने फॉर्म भरा, जी तो यूपीएससी से मेरा सिलेक्शन हो गया,
और तब तक शादी भी हो गई। जी तो शादी हमारी श्रीमती जो है ना डॉक्टरेट कर रही थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हाँ। जी वो लखनऊ में थी, हम काफ़ी दिन अलग रहे। जी जी। और जब ये हो गया तो पैसे भी अच्छे मिलने लगे, लेकिन फिर दोस्तों ने कहा कि छोड़ना नहीं है। श्रीमती जी तो लखनऊ रहती थी, वो नहीं जी, फिर भी हमने वो कमरा नहीं छोड़ा, वहीं तैयारी चलती रही। तैयारी चलते रहे। तो जो 6 के 6 थे जी। सारे सिविल सर्विस में निकले, ओ कोई 21 सर्विस में कुछ। अब हमारा क्या हुआ कि मैं 76 में सेलेक्ट हुआ इसमें एलाइड सर्विस थी वो ना, कंपनी ये में? ये फीडर कैडर बोलते हैं अच्छा, इसको। फीडर कैडर। तो 76 से, और मैं उस मजबूरी ऐसी थी, मैं बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि सिविल सर्विस में आप कहीं भी पोस्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी सी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि मैं दिल्ली नहीं छोड़ सकता था, दिल्ली भाई नहीं। बहन छोटे थे तो उनको जी। भी देखना होता था। जी तो जब भाई बहन बड़े हो गए तब मैंने ये भरना शुरू किया फॉर्म। तो उसमें ये होता है हमारी सर्विस के लिए अलग से इम्तहान होता था, अलग से, क्योंकि इसके लिए जनरल नॉलेज वगैरह जो होता है वो तो होता ही है। पर एक कंपनी वो अलग हाँ, 2 पेपर कंपलसरी थे इसमें। कंपलसरी थे उसमें। एक था एडवांस अकाउंटेंसी और दूसरा था ये आपका ये कंपनी लॉ। कंपनी लॉ। अब इस दौरान मैंने क्या किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे ना बिल्ली के भाग से छींका फूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिमांड आने लगी लॉ की। आजकल तो बहुत टफ है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। हाँ बोलो। तो उन्होंने क्या किया कि डिमांड पे और कुछ भारत सरकार के अधिकारियों को दबाव में 2 इवनिंग लॉ सेंटर खोले, ओ एक धौला कुआं में खोला और एक मंदिर मार्ग में खोला दिल्ली में। वो आपने ज्वाइन किया? हाँ, तो धौला कुआं में हमारा एडमिशन हो गया, क्योंकि बुला बुला के ले जाते थे कि यार खोल दिया एडमिशन सेंटर, ले लीजिए। एडमिशन। तो हमारे साथ हमारे बॉस भी वहाँ थे जो उन्होंने एडमिशन लिया था, जो मेरे साथ इमीडिएट बॉस थे। तो हम लोग सेंट्रल सेक्रेटरीट से करीब 50 लोग बैठते थे धौला कुआं के आने के लिए। तो जब कंडक्टर हमसे टिकट पूछता था तो सब बोलते थे स्टूडेंट पास, स्टूडेंट पास। स्टूडेंट पास। तो कंडक्टर बोलने लगा कि सर आप तो स्टूडेंट लगते हैं, ये बूढ़े खुसट कौन सी स्टूडेंट है? क्योंकि सब बुजुर्ग लॉ कर रहे थे। बुजुर्ग लॉ कर रहे थे जी। हाँ, काफ़ी बुजुर्ग थे हमारे साथ। बिल्कुल। तो उन्होंने, मैंने कहा भाई ये जो है यहाँ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, ये अब ये कि रिटायरमेंट के बाद LLB करके वकील कर देंगे। तो वहाँ मेरा एडमिशन, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जब लॉ करने लग गया मैं, तो फिर बाहर नहीं जा पाया मैं। जी जी। तो लॉ करने के बाद फिर ये कहो ना, मेरा 75 में लॉ कंप्लीट हुआ और 76 में ये फीडर ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। अब जब परिवार की स्थिति ऐसी हो गई कि मैं बाहर, हाँ, इस्टेब्लिश हो गया, तब हमने दोस्तों से पूछा सबसे कि भाई सबसे ऐसी सर्विस कौन है जो रिटायरमेंट के बाद भी काम आए, उसका अनुभव। और दूसरा ये कि जो ये वो न हो कि जैसे स्टेट कैडर में आप, जैसे बिहार कैडर हैं, ये कैडर है, वहाँ फंस गए आप तो जिंदगी भर वहीं रहेंगे। सेंट्रल सर्विस कैडर में रहे तो ज़्यादा। तो मैंने जानबूझ के ये सेंट्रल सर्विसेज का इम्तिहान ऑप्शन दिया। जी जी। उस समय इस सर्विस का नाम था सेंट्रल कंपनी लॉ सर्विस। कंपनी लॉ सर्विस। बाद में सरकार ने ये निर्णय लिया, ये संवर्ग की सेवा थी, जिसको अलाइड बोलते हैं, लेकिन अलाइड नाम की कोई चीज़ होती नहीं। पर उसी का संवर्ग हाँ, था। उनको कहते हैं सेंट्रल सर्विसेज। जी जी। तो ये 42 सर्विसेज है। ये 83 में आपने क्वालिफाई किया? हाँ, 81 में फॉर्म भरा अच्छा, था। 81, जी। तो 1-2 साल कुछ वो लिटिगेशन, कुछ इस टाइप का मामला चल गया, तो उन्होंने मुझे जो पोस्टिंग दी वो 1983 में दी। जी जी। तो 1 साल ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग, और पहला मेरा जो पोस्टिंग हुई वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र में। ये पहली पोस्टिंग थी मेरी। उसके बाद गोवा ना, गए शायद? हाँ, इसके बाद एक भाग्य ने और साथ दिया। जी जी। हमारी श्रीमती जी की डॉक्टरेट पूरी हो गई जी जी। और उनको भी CSIR से पूल ऑफिसर के पोस्ट बम्बई में ही मिल गई। अच्छा, बम्बई में मिल गए? हाँ, हॉपकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे में। ओके। जी जी। तो दोनों एक साथ रह गए। जी। अब यहाँ क्या हुआ कि मुझे, अब पता नहीं मेरे क्वालिफिकेशन देख के या मेरा अनुभव देख के या मेरे व्यक्तित्व को देख के, वहाँ 7 असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे जो डिफरेंट डिवीज़न देखते थे। तो सबसे जो सशक्त डिवीज़न था, जी। तो मुझे 2 डिवीज़न दिए गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में, जी जी। जिसमें बड़ी बड़ी ग्रुपों की कंपनियां थी, उसको बोलते थे डिवीज़न नंबर 2, उसका रजिस्ट्रार, उसका असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। और एक वो दिया गया मुझे रिकॉर्ड का इंचार्ज, जी। क्योंकि रिकॉर्ड में ही होता है कंपनियों का ना कि जी, कोई हाँ। उसमें। उसके बाद कुछ अपने सीनियरों की कृपा कहूँगा मैं या भाग्य का, मुझे इंडिपेंडेंट पोस्ट दी गई उस महाराष्ट्र में ही? महाराष्ट्र में। जी। क्योंकि हमारा क्या होता है सिविल सर्विस में, बड़ी स्टेट में 5 साल, छोटी स्टेट में 3 साल। 3 साल। तो 1 साल मुझे हो गया था, तो 4 साल के इन्होंने मुझे बेंच ऑफिसर कंपनी लॉ बोर्ड में तैनात कर दिया गया। कंपनी लॉ बोर्ड को
इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट वही पावर है, लेकिन कंपनी लॉ से, कंपनी मामले में। कंपनी मामलों तो जैसे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट होता है, वैसे मैं न्यायपीठ अधिकारी, बेंच ऑफिसर कंपनी लॉ बॉर्डर। वहाँ कुछ ऐसा अच्छा काम किया मुझे कि ऊपर से सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जब इसका टेन्योर पूरा हो जाए तो इसको इंडिपेंडेंट पोस्ट स्टेट का रजिस्ट्रार बना के भेजना है। तो स्टेट का रजिस्ट्रार तब मिलता है जब आपको काफ़ी अनुभव हो जाता है। तब आप गोवा गए? हाँ, तब मुझे गोवा ट्रांसफ़र कर दिया। गोवा ट्रांसफर? अब गोवा ट्रांसफ़र इसलिए किया कि गोवा में वो रजिस्ट्रार के रूप में ना 2 पोस्टें थी, दो वो पोस्टें थी। दोनों पोस्टें मैंने संभाली। जी 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 एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जी। और दूसरा ऑफिशियल लिक्विडेटर हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे अटैच टू पणजी बेंच। पणजी में? तो रजिस्ट्रार तो कंपनियों को देखभाल करता है, कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करता है, जी, वो देखता है कि ठीक चल रही नहीं चल रही नॉर्म्स के मुताबिक, जी, ठीक है। लेकिन सबसे टेढ़ा जो कठिन काम होता है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को होता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करता है कि जो कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं उनको टेक ओवर कर लेता है, अच्छा, और जो चलने वाली कंपनी उनको चलाता है, ठीक। और जो चलने वाली नहीं है उसमें उनकी एसेट्स वगैरह वगैरह को बेच बाच के और उनके देनदारियों को चुकता करता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाता है। वो समझ लीजिए एक किस्म से ओनर ऑफ द कंपनीज हो जाता है, वो जो लिक्विडेशन वाली कंपनी होती है। और इसमें आपका इमीडिएट बॉस हाई कोर्ट का जज होता है। आप नरसिम्हा राव हाँ, सरकार वो- के वो- दौरान भी वो उसमें बता दो, मैं वो क्या कैसा अनुभव था उसका? वो भाग्य का ही है, जी। सारा खेल भाग्य का हुआ मेरे नहीं, साथ। क्या था कि वो ऐसा हुआ कि मेरा- प्रधानमंत्री हाँ, कार्यालय में भी आपने सेवा हाँ, मेरे 3 साल गोवा में होने वाले थे। जी तो हाई कोर्ट जज ने बहुत खुश थे मेरे से, बल्कि मेरे जो केसेस लड़े हुए मैंने आपस में केसेस वो किए हुए, वो कंपनी लॉ में साइटेशन है आज तक, मतलब काफ़ी अच्छा काम किया मैंने। नज़ीर के रूप में है हाँ, आज भी। नज़ीर। तो हाई कोर्ट जज ने कहा कि एक दिन बुला के मुझे कि जस्टिस कुट्टो थे, बहुत मेरे जो माई बाप जैसे, जी 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 उनका बेटा मैंने तेरे एक्सटेंशन के लिए भेज दिए चिट्ठी, और मैं तुझे चाहता हूँ कि ये नॉर्म्स लागू न हो, 2 साल तू यहाँ ऑफिशियल लिक्विडेटर बन के और रहे, जी जी तो मेरे को एतराज़ तो नहीं है। मैंने कहा सर अब जैसे आपने ठीक समझा, ये और तो ठीक ही समझा होगा, जी। मेरे हित में होगा। अब तब तक वाइफ को भी वहाँ गोवा मेडिकल कॉलेज में टेम्पररी असाइनमेंट मिल गया। अच्छा जी, दोनों का तालमेल चलता रहा। ठीक 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 ठीक। हमने डिसाइड किया था जिसको अच्छा मिलेगा वो आगे बढ़ेगा और वो छोड़ देगा, दूसरा पक्ष छोड़ देगा। ठीक ठीक ठीक। तो अब एक दिन क्या हुआ, मुझे अचानक फ़ोन आया मेरे रेजिडेंस के टेलीफोन पे कि काला आई वांट यू इन दिल्ली। मैंने कहा सर टेम्परेरी कुछ काम होगा। जी जी मैंने कहा सर ठीक है, कब आना है, कितने दिन के आना है? अरे कहता है मैं परमानेंटली लाना चाहता हूँ उसको दिल्ली तुझे। जी जी मैंने कहा सर किस पोस्ट पे? कहते हैं 3 पोस्टों में से एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, तैयार है? मैंने कहा सर तैयार तो हूँ मैं, लेकिन हाई कोर्ट जज ने आपको चिट्ठी भेजी है मेरे एक्सटेंशन के लिए। वो हमारे सेक्रेटरी थे, ठीक। मोहंती जी, यूपी कैडर के। यूपी कैडर के मोहंती, मोहंती। उड़ीसा के। हाँ, वो उड़ीसा के मोहंती जी। जी 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 तो मैं सुबह जज के पास गया, मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसा फ़ोन आया। उनका मैं तो 2 साल तुझे और रोकना हूँ। कहते ये बता तेरे हक में है, ये तेरे भलाई के लिए ये जो पोस्ट दे रहे हैं तुझे? मैंने कहा सर मुझे यही कहा है कि 3 बड़ी बहुत महत्वपूर्ण पदों में से एक पद दे एक रहे हैं। पद आपका है। तो कहता है लेकिन एक शर्त पर, जब भी मैं तुझे यहाँ बुलाऊंगा तुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा सर वो तो आपको पावर है, आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं आऊँगा। तो मैं जब गया तो अचानक मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट पीएमओ में? हाँ, मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ ले जा रहे। जी जी तो मैं आया तो ये पीएमओ में तो खाली पीएमओ ऑफिस होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, लेकिन महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होता है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। पर्सनल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो असली मिनिस्ट्री होती जी है। जी, मिनिस्ट्री तो वही है। पीएमओ में कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जी जी, पीएमओ देगा। तो पीएमओ में जब मतलब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का चिट्ठी लेके वहाँ पहुँचा तो मुझे पता नहीं था अंडर सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होता क्या है। तो मोहंती जी ने समझाया ऐसा है, जितने भी सीनियर अपॉइंटमेंट होते हैं जब तक कैबिनेट कमेटी अप्रूव न करे उसको पोस्टिंग नहीं दी जाती, और ये सारा प्रोसेसिंग तुम्हारे थ्रू होगा। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, एक सीनियर मैनेजमेंट, एक मिडिल मैनेजमेंट एंड यूएसएससी। तो सीनियर मैनेजमेंट में मेरे आईएएस दोस्त थे, मिडिल मैनेजमेंट में आईएएस दोस्त थे, लेकिन जो फाइलें कोऑर्डिनेट करता था मैं करता था, आपके माध्यम से ही परस्यू होता था। लेकिन मेरा भी अपना सेक्शन था, उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जैसे आरबीआई हो गया या ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गया या भारत सरकार की इंटरप्राइजेस अंडरटेकिंग्स हो गया, जी जी जी, या ये जितने भी कमीशंस वगैरह में क्वासी जुडिशल बॉडीज है, उनका सारा अपॉइंटमेंट मेरे पास था।
और करीब मेरे पास 1500-1600 सीनियर पोजीशंस का अपॉइंटमेंट था। हाँ, आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है नवाब, वो भी है अपॉइंटमेंट यूसीसी के पास। यूसीसी के पास। आप उन चुनिंदा लोगों में थे, युवक लड़कों में थे जिनको कि राष्ट्रमंडल देशों की एक स्कॉलरशिप मिली। हाँ, और आप इंग्लैंड गए। कॉमनवेल्थ फेलोशिप। वो क्या था, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को वो ये है कि मेरे जो बॉस थे वहाँ, वो माता प्रसाद जी थे, आईएएस कैडर, यूपी कैडर गोरखपुर के। और उन्होंने हमारे ससुर जी ने उनके साथ काम किया हुआ था। अच्छा। जो हमारे ससुर जी एडीएम थे लखनऊ में, वो डीएम थे। जी जी। हमारे ससुर जी कहीं कुछ और, मतलब उनके साथ रहा साथ माता प्रसाद जी। तो उन्होंने मेरे से परिचय पूछा कि भाई आप किस परिवार, तो मैंने कहा जी हमारे ससुर जी आपको जानते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा दसवाना जी। अरे कहते हो तो हमारे पंडित जी जो है, तो तुम उनके दामाद हो, तुम तो वैसे ही हो गए, फिर वो तो तुम्हारा उनका आशीर्वाद होगा, तुम्हारा हाथ होगा, तो तुम ठीक है यहाँ ज्वाइन कर लो। अब जब ये ऐसा होता है ना कि जब सिचुएशन आपके फेवर में हो जाती है तो सारी सिचुएशन ही फेवर होते हैं, एक नहीं होते, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। जी जरूर। तो यहाँ मैंने भगवान की दया से कुछ ऐसा काम किया कि काफ़ी मेरा नाम हो गया, कोई फाइल डिलीट नहीं करवाना कोई, और सीनियर बॉसेस का हम पे बहुत विश्वास हो गया। जी। तो मेरी फाइल सीधे, या हमारे ईओ जो एडिशनल सेक्रेटरी माता प्रसाद जी थे, उनके बाद सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी पास जाती थी। जी, दिल्ली। हाँ, और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब पीएम के जो सेक्रेटरी होते थे वो चैनल था। और कैबिनेट कमेटी ऑफ, ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट में 3 मेंबर होते थे। एक तो कंसर्न मिनिस्ट्री जहाँ से प्रपोजल आया अपॉइंटमेंट का, दूसरा ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर, जी, और तीसरा प्राइम मिनिस्टर। तो ये चैनल था उसमें। तो वहाँ इंग्लैंड में किस तरह का और कब तक का ये कार्यक्रम था, ये फेलोशिप में? ये मेरा टेनर पूरा हो गया था 3 साल का। 3 साल का टेनर। तो अंडर सेक्रेटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड था ना, अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार में 3 साल तक रहते हैं। अच्छा, 3 साल तक। उसके बाद अगर वो काबिल है और उसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, उसको 1 साल डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पोस्टिंग मिल जाती है, प्रमोशन समझ लो। जी जी जी। तो उसमें आपका ऑप्शन होते हैं। हर वर्ष करीब 250 के आसपास उस समय अधिकारी फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। जी हाँ, हर वर्ष। और वो ट्रेनिंग 3 महीने से लेकर साल भर तक होती है, साल भर से ज़्यादा नहीं होती। इसमें आए संवर्ग के भी लोग जाते सब टोटल सर्विसेज। काला जी, एक बड़ा सबकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों की भी होगी कि इतना सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे करने के बाद आपने उस सेवा को छोड़ा, रहा गढ़वाल विश्वविद्यालय में आ गए। तो पहले मैं ऐसा क्या था? पहले मैं आपको कॉमनवेल्थ फेलोशिप की बात बताता हूँ। तो कॉमनवेल्थ फेलोशिप मुझे ये हुआ कि मेरे अंडर में वो सेक्शन था जो फेलोशिप डील करता था। जी। तो मैंने कहा कि भाई अगर ट्रेनिंग के जाना है 3 महीने बाद फिर वापस आना है तो फायदा क्या हुआ, कुछ ऐसा किया जाए, कोई डिग्री उग्री। उसने कहा सर बहुत मुश्किल होता है ये एडमिशन लेना यूनिवर्सिटियों में, आप एलिजिबल होंगे एडमिशन? तो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ हल है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। हाँ, वो लॉ की है ना, मैनेजमेंट है, लॉ है, सभी है उसमें। तो उन्होंने कहा उसमें आप अप्लाई करो, आप एलिजिबल होंगे तो आपको प्लान। अब ऐसा रहा कि मेरा चुनाव हो गया, तो हम यहाँ से 9 अधिकारी वहाँ MBA करने के लिए चयनित हो गए। इंग्लैंड में। उत्तराखंड के शायद पहले MBA थे आप? हाँ, पहला वहाँ से विदेशी MBA करने के लिए। शायद इसीलिए आपको मैनेजमेंट ग्रुप के रूप में जानते हैं। हाँ, वो मेरे को वहाँ के जो प्रोफेसर थे, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जी, प्रोफेसर ब्रायन लेविट, उसने मुझे उपाधि दी हुई थी बॉन्ड मैनेजमेंट ग्रुप। हाँ, तो मुझे पता नहीं था कि मैं रियली गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के ग्रुप बन के आऊँगा। हमारी ये उत्सुकता इसी बात की है कि आपने एक तो केंद्रीय इतनी महत्वपूर्ण सर्विस छोड़ी और 1997 में आप गढ़वाल विश्वविद्यालय के, हाँ मैं बताता हूँ, चौरास कैंपस के डायरेक्टर। उसका क्या हुआ कि क्या कारण था इसका? मैं फाउंडर मेंबर हूँ, एक संस्था बनाई हमने उत्तरायणी जी, क्लास 1 ऑफिसर की दिल्ली में। जी। उसका हमने मिलकर सबने उसका थीम रखा लर्न अर्न रिटर्न। जी। तो मैं एक दिन सेंट्रल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स क्लब में ये टेनिस खेल रहा था, मेरे मित्र थे उस समय सक्सेना जी, DIG थे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। जी। अब उन्होंने मजाक में मुझसे कह लिया कि तुम्हारा लर्न तो हो गया, अर्न तो हो गया, रिटर्न कहाँ है? मैंने कहा मैं आपको आश्वासन देता हूँ और वचन देता हूँ, जो भी मुझे पहला अवसर मिलेगा मैं अपने मतलब अपनी धरती में जाऊँगा। उस समय उत्तराखंड ही बना था। जी। हाँ, तो मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पोस्ट निकली थी, तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने मेरा सिलेक्शन कर दिया क्योंकि उनको MBA के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए थे और चौरास कैंपस को उन्होंने नया डेवलप हो रहा है। हाँ, डेवलप हो रहा था। जी। तो उसको उन्होंने एक डायरेक्टर भी चाहिए था प्रोफेशनल डेवलपमेंट
प्रोफेशनल कोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए। और वो पहले डायरेक्टर भी थे आप? अब मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ, 14 साल रहा। 14 साल तक रहे। फिर हेड एंड डीन रहा वहाँ। तो MBA की शुरुआत पहले मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी की, तो उस समय यहाँ बहुत कम PGDBM चलते थे। तब फिर अब मेरी काबिलियत की वजह से, या क्या, मुझे AICT जो प्रोफेशनल कोर्सेज को रेगुलेट करती है, जी जी, उन्होंने एक्सटर्नल एक्सपर्ट मेंबर बना दिया। और इस बीच मुझे UPSC में भी, सिविल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी वहाँ मेंबर भी रहे। एक्सटर्नल एडवाइजर बोलते हैं उनको। जी जी, वो जो इंटरव्यू बुलाए जाते हैं, जो एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट। इसमें सीधा ये चाहेंगे कि आप चूंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में, देश भर में अनेक संस्थानों में फैकल्टी मेंबर भी हैं, हाँ, गढ़वाल विश्वविद्यालय या कहीं उत्तराखंड के हमारे जो नौनिहाल हैं, जो हमारे छात्र हैं और जिनका कि कैरियर का बड़ा ऑप्शन रहता है बाहर और यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कैसा अंतर देखते हैं आप, एक्सपोजर है या स्किल डेवलपमेंट के पर्पज से? यहाँ बच्चों में कोई कमी नहीं देखी मैंने जी, केवल उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। और जो बच्चा मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन के तहत आ जाता है, उसकी कायापलट हो जाती है। मैंने अपने मुंह से तो ठीक नहीं लगता बोलना, मैंने करीब 1500 करीब बच्चे MBA निकाला अपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। जी जी, आज सारे बड़े महत्वपूर्ण पदों पे हैं, सब अच्छी अच्छी पोस्ट। मैं समझता हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट का ये कॉलेज में मैंने शुरू किया था। तो आपने शुरू किया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी नहीं था ये ना, केवल गढ़वाल से शुरू हुआ। हाँ, उसका श्रेय आपको जाता हाँ, है। कैंपस प्लेसमेंट मैंने अब इसलिए सक्सेसफुल रहा हो जी जी, कि काफ़ी कंपनियों को मैं जानता था, एज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एज बेंच, उसके कारण जो आपका देशव्यापी नेटवर्क रहा, उसके कारण जो है मैंने रेमंड वालों को बुलाया, ब्रेन बैक्सी वालों को बुलाया, काफ़ी कंपनी मेरे नाम से, क्योंकि मुझे पहचानती थी वो। आज जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो अभी दिखाई देते हैं, इनके लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैंने एक किताब लिखी है। हाँ, ये जो आपने अभी चर्चा की थी, लर्न अर्न एंड रिटर्न। जी जी, इस किताब में मैंने अपने पूरे अनुभव और पूरे ये बताया, इनको मार्गदर्शन किया हुआ है बच्चों के कि लिए। कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी हमारे दर्शक चूंकि आपको सीधा देख रहे हैं, उसके लिए ये है कि मैंने एक गुरु मंत्र निकाला हुआ है, मानो या जानो। अच्छा, या तो खुद जानो, जी जी, उसके लिए तैयारी करो, किताबें पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, सेमिनार अटेंड करो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जी जी, और दूसरा है या तो मानो या उसके पास जाके मानो जो पहले से जानकार है। जी, तो जानो से जिसने अपने को ऊपर स्थिति में पहुंचा दिया है, उसकी बात मानो, तो जो बहुत इजी है, आप आराम से निकल जाओ, आराम से आप आगे। आपका सामाजिक जीवन भी और क्षेत्र भी रहा है, बहुत संक्षेप में। मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हूँ 26 साल से। क्या क्या गतिविधियां समाज सेवा में आप इस तरह गतिविधियां, एक तो मैंने एक जो मुझे अवार्ड भी मिले हैं इसमें, रोटरी का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है, 4 एवेन्यूज अवार्ड रोटरी इंटरनेशनल से। ओके, तो मेरा प्रोजेक्ट वो, जब मैं प्रेसिडेंट था 23-24 में अपने रोटरी क्लब ये अलकनंदा हवेली का, जी जी, तो कुछ मैं लीग से हटके करता हूँ हमेशा, जो आम आदमी करते हैं मैं उससे हटके करता हूँ। मैं इसीलिए आपसे सवाल किया ये। तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया, जो उस प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। जी, वो प्रोजेक्ट ये था कि 84 से ऊपर करीब 25-26 किलोमीटर पहाड़ पे 5,500-6,000 फीट में जी, एक मुसमोला गांव है। जी, तो मुसमोला गांव में क्या होता है कि शाम को बाघ आ जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक ठीक, तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं इनको पावरफुल सोलर लाइट लगवाई जाए इनको। जी, तो यहाँ से खंबे ले जाके, और वो लगा, हमारे लोगों ने मेहनत करके जी, 11 सोलर लाइट लगाई हाई बीम की, और तब से बाघ आना बंद हो गया। तो कला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे युवाओं के लिए जारी की। मैं आपके इस आगमन के प्रति धन्यवाद भी करता हूं, कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। और दर्शकों, ये थी हमारी आज की वार्ता। और प्रोफेसर काला ने विविध पक्षों पर किस तरीके से अपनी जीवन यात्रा और यहाँ के नौनिहालों के लिए कुछ अपने टिप्स भी दिए। अगले अंक में किसी और विषय और किसी नए व्यक्ति के साथ आपके साथ फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।